हेलो स्टूडेंट्स, गुरुमंत्रा मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में सबका स्वागत है। इस सीरीज में फिर आज हम लोग एक नए कॉपी के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता है ये कॉपी किनके द्वारा लिखा गया है। ये कॉपी नीरज जी ने लिखे है, जो कि बीपीएससी 67 में असिस्टेंट प्लान ऑफिसर का पोस्ट प्राप्त किया। और अब हम लोग उनके नए कॉपी को एनालाइज करते हुए फिर से समझने का प्रयास करेंगे, जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि आंसर राइटिंग में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतने की ज़रूरत है, किन बातों को ध्यान में रखते हुए आंसर राइटिंग करना चाहिए और कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखने का तरीका बदल जाए। जितने भी स्टूडेंट आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखें कि प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो उत्तर लिखने का तरीका है, जो उसका प्रस्तुतिकरण, भाषा शैली, वो बदल जाता है। बहुत स्टूडेंट, खासकर जो आंसर मॉड्यूल वाले स्टूडेंट होते हैं, उनकी एक हैबिट होती है कि वो आंसर मॉड्यूल को रटा और अब प्रश्न कुछ है, बस वो टॉपिक देखता है। अच्छा, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन है, अब वो जो मौलिक अधिकार में जितना पढ़ा हुआ है, रटा हुआ है, उसको डाल देना है आंसर में, लिखते चले जाना, 7 जाए 8 पेज जाए। ये एक प्रॉब्लम है। आपको उत्तर उतना ही लिखना है जितना प्रश्न में मांगा जा रहा है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होना, अगल बगल को लेना, वो अलग बात है, लेकिन पूरा का पूरा डाटा डाल देना। तो इस चीज़ को स्टूडेंट ध्यान रखे कि आंसर राइटिंग और नोट्स में अंतर होता है। आपको आंसर राइटिंग करना है, ना कि नोट्स बना कर देना है। तो हम लोग देखते हैं आज का जो प्रश्न है। आज का प्रश्न है, भारत में अधिकांश युवा व्यवसाय या स्वरोजगार के स्थान पर कम वेतन में भी नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन का एक प्रमुख कारण माना जाता है। इस समस्या पर अपना विचार देते हुए सुझाव दे कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं, मिसाइल मैन, पूर्व राष्ट्रपति, उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन हमारा देश के युवा नौकरी के स्थान पे मालिक बनने का सोच रखना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारे देश को और कोई पीछे नहीं कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि आज आईआईटी से हजारों स्टूडेंट, लाखों स्टूडेंट निकले हुए हैं। इनमें से जितने स्टूडेंट रहे हैं, हर साल हजारों स्टूडेंट निकलते, अब तक लाखों निकल चुके हैं। अगर उनसे पूछा जाए, आईआईटी वाले हो या आईएम वाले हो, कि आपको क्या करना है, बस मुझे एक अच्छी पैकेज मिल जाए, जर्मनी में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, कोई अच्छे देश में एक अच्छी पैकेज मिल जाए, बस मेरा लाइफ सेटल है। और वहीं पे जो ये सोच ले कि नहीं नहीं, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है, भारत के जनता के द्वारा जो टैक्स दिया गया, उस टैक्स से जो सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्थाएं दिलवाई, भले आप फी दिए हैं, लेकिन वो जिस जगह पर आप फी दिए हैं, वास्तव में उस जगह को बनाने के लिए जनता की कमाई का, भारत की जनता का कमाई का क्या हुआ है, खून पसीने के कमाई से वो बना है। तो आपका तो पहला दायित्व ये होना चाहिए कि अगर आपको कम भी सैलरी मिल रही है या कम इनकम भी हो रहा है, तो पहले आपको भारत की जनता के प्रति आपको ईमानदार रहना चाहिए। क्योंकि जिस पढ़ाई को आपको, जिस संस्थान से आप अच्छी पढ़ाई करके आप अपने आप को ये सपना देख रहे हैं कि नहीं, मैं अब यूके में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में मुझे बड़ी बड़ी कंपनी मुझे जॉब ऑफर कर रही, तो उस संस्थान, भले ही आप अपनी मेहनत से पहुंचे, लेकिन उस संस्थान को बनाने में भारत की लोगों का दिया हुआ पे है, जो टैक्स दिए हैं, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स, उनसे वो बना है। तो आपका तो पहला दायित्व होना चाहिए कि आप भारत के लिए, भारत की जनता के प्रति ईमानदार रहे, उनके प्रति लगाव रखे, यदि कम सैलरी भी आपको मिल रही। इसका मतलब मैं ये नहीं करूँ कि जो लोग विदेश जा रहे हैं वो गलत है, बिल्कुल जाए, वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ये का सोच करके कि नहीं, वहाँ भारत में अच्छी इनकम नहीं है, इसलिए यहाँ कोई करियर नहीं है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इसी विषय में बोले थे कि जिस दिन हमारा देश ये सोच ले, यहाँ के युवा ये सोच ले, हमें नौकरी नहीं करनी है बल्कि मालिक बनना है, उस दिन हमारा देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो सवाल उसी पर है कि यहाँ अधिकांश युवा क्या है, व्यवसाय या स्वरोजगार के स्थान पर, व्यवसाय या स्वरोजगार के स्थान पे ये क्या कर रहे हैं,
इनके स्थान पर ये कम वेतन में भी नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पिछड़ापन का एक प्रमुख कारण है। सवाल है कि इस समस्या पर अपना विचार देते हुए सुझाव दें कि इस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जीवन के विभिन्न कालखंडों में अपने एवं अपने आश्रितों के भरण पोषण तथा मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस क्षेत्र में कार्य करता है वही उसकी आजीविका कहलाती है। ठीक है, कोई व्यक्ति जब कार्य करने योग्य हो जाता है तो आर्थिक सामाजिक दृष्टिकोण से उसके लिए कार्य करना अनिवार्य हो जाता है सामान्यतः कार्य के चयन के लिए किसी व्यक्ति के पास दो विकल्प होते हैं, नौकरी, स्वरोजगार। कार्य के इस प्रकार में कोई व्यक्ति मजदूरी अथवा निश्चित वेतन के बदले किसी सरकारी अथवा निजी संस्थान में तय समय सीमा के लिए कार्य करता है, जैसे सरकारी कार्यालय, बैंक, रेलवे, पुलिस या कोई प्राइवेट कंपनी। कार्य के इस प्रकार में कोई व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए स्वयं किसी आर्थिक क्रिया को करता है, जैसे लघु एवं कुटीर उद्योग, फैक्ट्री की स्थापना, उद्यमिता आदि। ठीक है, उपरोक्त दोनों विकल्पों के चयन में वर्तमान समय में अधिकांश भारतीय युवा नौकरी को पहली प्राथमिकता देते हैं, जिससे व्यक्ति की उत्पादन क्षमता शून्य हो जाती है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। आजीविका के रूप में नौकरी के प्रति भारतीय युवा का अधिक रुझान होने के कई कारण हो सकता है, जिनमें से प्रमुख कारण निम्नलिखित है। ठीक है, जैसे देखिए, इसको समझिएगा, ये जो कहना चाहते हैं एक लाइन में समझाना चाह रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे युवाओं को देखा है, जैसे भी मैं कुछ दिन पहले की बात है, पटना में मैं देख रहा हूँ MBA चाय वाला, IIT चाय वाला, इधर कुछ दिन में पहले देख रहा हूँ B.Ed पानी पूरी वाला। भाई आप B.Ed किए हुए हो तो आप अगर 4 घर में होम ट्यूशन भी पढ़ाओ तो एक अच्छी, पानी पूरी बेचना गलत नहीं है, आप पानी पूरी बेचो, बिल्कुल सही बात है, आप पानी पूरी बेचो। लेकिन आप जो ये मजाक बना रहे, एजुकेशन का एक मजाक बना रहे कि देखो B.Ed कर लिया, सरकार रोजगार नहीं दे रही है तो अब हम पानी पूरी बेच रहे हैं। आप कुछ और रखो ना, पानी पूरी का नाम पानी पूरी टाइप का रखो, आप एजुकेशन का मजाक क्यों करा रहे हो? इससे क्या होगा जान रहे, जो नेक्स्ट जनरेशन के जो बच्चे होंगे ना, उनका एजुकेशन से लगाव दूर होगा, क्योंकि वो उसके दिमाग में ये बैठेगा कि पढ़ लिख करके भी पानी बेचना है, पानी पूरी बेचना है, सरकार तो जॉब दे ही नहीं पा रही, पर तो पढ़ने लिखने का क्या फायदा। उनका क्या होगा कि एजुकेशन से जो लगाव है वो दूर होगा। ये जो आजकल बना दिया गया है कुछ युवाओं द्वारा, B.Ed पानी पूरी वाला, IIT चाय वाला, भाई आप IIT से, अगर सच में आप IIT से निकले हो तो आपको तो आपको चाय बेचना पड़ रहा है, तो या तो आप IITian हो नहीं, या हो तो सब से डूब मर जाओ चाय बेचने से पहले। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ से IIT की हो, अगर आप कम से कम आप 11-12 के साइंस को तो अच्छे से पढ़ा सकते हो, 11-12 के साइंस के पढ़ा सकते हो, 9-10 के साइंस मैथ को अच्छे से पढ़ा सकते हो, तो आप अगर एक छोटा सा संस्थान भी खोल लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी जाके, जहाँ की शिक्षा, जहाँ के युवाओं को शिक्षा नहीं मिल पाती है। एक ये भी दिक्कत है कि सबको शहर में ही काम कर, अगर आप चलिए ठीक है, शहर में भीड़ ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओ ना, ग्रामीण क्षेत्र में तो ऑलरेडी वहाँ पे लागत कम है, खर्च शून्य हो जाती है, और वहाँ ऐसे कई युवा है, विशेषकर महिला लड़कियाँ, जिनको सही एजुकेशन नहीं मिल पाती है, तो कम से कम आप उनको सही एजुकेशन दोगे और एक अच्छी इनकम भी हो जाएगी। और चाय भी बेचना है तो चाय जैसा नाम रखो ना, अब IIT चाय वाला, तो इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट जनरेशन होंगे, जो भी छोटे छोटे बच्चे, उनके दिमाग में ना नेगेटिव बातें जाएगी। वो क्या सोचेगा, अरे यार इतना पढ़ाई करके भी चाय बेचना पड़ता है तो क्या फायदा IIT निकाल करके, छोड़ो। या फिर वो IIT में जाके भी क्या सोचेगा, कोई बात नहीं, नहीं होगा, IIT को नहीं होगी, अच्छी मार्क्स नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, या फिर किसी काबिल नहीं भी रहेंगे, लगा देंगे, हम भी लगा देंगे IIT चाय वाला। अब चाय बेचने के लिए, चाय बनाने के लिए तो कोई टैलेंट चाहिए नहीं। तो यही चीज़ हो जाती है। कहने का अर्थ यही है कि समस्या क्या है ना, कि युवाओं में क्या एक सोच है क्या कि अब हमें सिर्फ नौकरी करनी। अब वो इस सोच में क्या होता है कि अब नौकरी तो लिमिट लोगों को मिलेगी, जब वो लिमिट, जब आपको वो नहीं मिल पाती है तो आप क्या होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो नतीजा क्या होता है कि आपके अंदर क्या उत्पादन क्षमता है आप उसको समझ नहीं पाते हैं। आपके अंदर क्या उत्पादन क्षमता है या तो आप समझ नहीं पाते हैं, या फिर आपके पास उत्पादन क्षमता है नहीं, बस आप नाम का IIT को बदनाम कर रहे हैं। कहने का अर्थ होता है कि आप अगर IIT है तो आप इतना तो है कि आप
9, 10, 11, 12 को साइंस मैथ पढ़ा सकते हैं। शहर में भीड़ है तो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाए। 140 करोड़ आबादी का देश है ये, आपको कहीं भी लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा है नहीं कि आपको मिलेंगे नहीं कोई। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आबादी। हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है कि बाजार यहाँ बनने में देर ही नहीं हो सकती है। बस ज़रूरत है बनाने की चाहत रखने की, कि हमें बाजार बनाना है। तो यही सवाल है कि अब इसमें क्या होता है कि बच्चे अपना ये नौकरी वाले सोच में, जब उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो डिप्रेस में जाता है। डिप्रेस में जाने के बाद क्या होता है कि वो अपने अंदर का जो उसका प्रोडक्शन है करने की क्षमता है, यानी उत्पाद करने की क्षमता, जो उत्पादन देने की क्षमता। देखिए, उत्पाद का मतलब कोई वस्तु से ही नहीं है। अगर आप 10 बच्चे, आप पढ़ लिख करके 10 बच्चे को भी पढ़ा रहे हो, उन्होंने अपना जो ज्ञान का क्रम है उसको आगे बढ़ा रहे हो, तो वो भी एक उत्पादन है। आज ऑनलाइन क्लास के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं, तो ये भी एक उत्पादन हुआ ना। अब जरा सोचिए, उन बच्चे को अगर उनके गांव में ही वही टीचर मिल जाए पढ़ाने के लिए, फेस टू फेस अच्छे से बैठ के, कौन नहीं चाहता कि हम ऑफलाइन पढ़े वही, तो बच्चे आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है उन्हें। तो कम से कम ये आप जो बदनाम कर रहे हैं, आईटी चाय वाला, बीएड पानीपुरी वाला, ये सब से तो बेटर ग्रेजुएट चाय वाला, तो ये सब जो बदनाम हो रहा, कम से कम उससे तो बचेंगे। तो दिक्कत यही है कि युवाओं में क्या दिक्कत है कि वो आज के डेट में उनके दिमाग में नौकरी इस कदर बैठा हुआ है कि अगर वो नहीं मिलती तो वो डिप्रेस्ड में चले जाते हैं। और डिप्रेस्ड में जाने के बाद क्या होता है कि उनको समझ नहीं आता है खुद कि उनके अंदर क्या उत्पादन की क्षमता है। यही चीज़ कहा जा रहा है कि क्या होता है, उत्पाद क्षमता शून्य हो जाती है, उत्पादन क्षमता शून्य हो जाती है। और भी कई रास्ते हैं, जरूरी नहीं कि आप पढ़ाओ ही, जैसे किसी को पसंद नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं। आप एग्रीकल्चर कर सकते हो नए टेक्निक के साथ। आप अगर नए तकनीक के साथ एग्रीकल्चर करते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप इंटरनेट में सर्च करके नए तकनीक के साथ एग्रीकल्चर से जुड़ते हो, तो आपके आसपास के जो किसान हैं, जो वो क्या होंगे, वो भी आपसे इम्प्रेस्ड होंगे, वो भी सोचेंगे यार बहुत अच्छा चल रहा है, चलो इनका फॉलो करते हैं। तो देश को इससे क्या होगा, फायदा होगा। अब देखते हैं हम लोग नीरज जी क्या क्या कारण बताए हैं। आजीविका की सुनिश्चितता। सामान्यतः नौकरी में प्राप्त होने वाले वेतन को सुनिश्चित आय माना जाता है, जो किसी भी आपदा एवं विभीषिका में सरकार के द्वारा कर्मचारी की सुरक्षा को जैसे कोविड में, लॉकडाउन की स्थिति में व्यवसाय तबाह हो गए, परंतु नौकरी थोड़े बहुत उधार चढ़ाव के बावजूद व्यवसाय की तुलना में सुरक्षित रही। ये तो पॉइंट है। सामाजिक प्रतिष्ठा। भारतीय समाज में आय के स्रोत की संरचना में इतनी जटिलता है कि आज वर्तमान पर नौकरी करने वाले को व्यवसाय करने वालों की तुलना में अधिक सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये भी बात सही है। युवाओं में आखिर ये सोच क्यों होती है? क्योंकि एक मेंटेलिटी बना हुआ है कि अगर नौकरी हो जाएगी तो मनमाना दहेज मिलेगा, उसके बाद किसी पे हमको कभी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी तो मिलती ही है, जैसे लोन, बैंक लोन, होम लोन, ये सब इजीली मिल जाती है। तो ये सब तो है। आर्थिक सुविधा। ये भारतीय वित्तीय प्रणाली की असफलता ही कही जा सकती है कि स्वरोजगार करने वालों की तुलना में नौकरी करने वाले को अधिक वित्तीय सुविधाएं प्राप्त होती है, जैसे ऋण, ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट इत्यादि। बिल्कुल, हालांकि ये सब अब थोड़ा कम हुआ है। अब यूपीआई पेमेंट आने से अब जो सब कुछ लिंक किया गया है बैंक अकाउंट को, पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, यूपीआई से, तो अब एक फ़ायदा हो रहा है कि अब बैंक देखते हैं कि भाई किसका ट्रांजैक्शन किस हिसाब से जा रहा है, आ रहा है, और उसको उस हिसाब से अब कार्ड, लोन ये सब मुहैया करा रही है। फिर भी अभी भी जटिलता है। पेंशन सुविधा। नौकरी की ओर आकर्षित होने का मुख्य कारण सेवा उपरांत मिलने वाला पेंशन भी है, जो बुढ़ापे में आय की सुनिश्चित करते हैं। असंतुलित औद्योगिक नीति। सरकार की औद्योगिक नीति में असंतुलन ने ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्र के औद्योगिक विकास को पूर्ण विकसित होने नहीं दिया। इस अनुपयुक्त वातावरण में युवा स्वतः नौकरी की ओर खींचे चले गए। उपरोक्त संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने के लिए तथा भारतीय युवाओं को स्वरोजगार अथवा व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए निम्न संभावित उपाय किए जा सकते हैं। औद्योगिक नीति में बदलाव। सरकार द्वारा इस क्षेत्र को आसान औद्योगिक अपना, जैसे उद्यम खोलना, बंद करना, लाइसेंसिंग जो प्रणाली को सरलीकरण इत्यादि। हालांकि ये बंद करना क्या पॉइंट है ये समझ में नहीं आया भाई। जब उद्योग बंद हो जाएगा तो फिर रहा कहाँ ये जो है बंद करना। अब इस पॉइंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। सरकार द्वारा नए उद्यमी को आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति
सुनिश्चित करें, जैसे बिजली, पानी, सड़क, जमीन अधिग्रहण इत्यादि। अब जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं आजकल, जैसे फ्री वाला सिस्टम, बिजली मुफ्त, बिजली मुफ्त, ठीक है। आप बिजली मुफ्त किनको दे रहे हैं भाई? जो घर में यूज हो रहा है। अच्छा, घर में कितना यूज हो रहा है? कम हो रहा है। आप यहीं पर ये बिजली यूज कॉमर्शियल जो नए स्टार्टअप है, वो युवा जो भी नया स्टार्टअप कर रहा है, आप उसको मुफ्त भी मत दीजिए, सिर्फ सब्सिडी छोड़ दीजिए। आप यदि उसको सब्सिडी देंगे तो देखिए कितना फायदा है, उनको व्यापार में बचत होगा। मान के चलिए सिर्फ बिजली से काम तो नहीं चलेगा ना, आप किसी के घर में बिजली मुफ्त कर दिए है, चलो भाई बिजली मुफ्त है, अब तुम इंडक्शन लगाओ और खाना बनाओ, लेकिन अब बेचारे के घर में चावल दाल तो है ही नहीं। अब यहीं पर क्या कि आप कॉमर्शियल पे आप थोड़ा छूट दे दिया, आप नए उद्यमी हैं, नए स्टार्टअप है, नए बिजनेसमैन है, चलिए आपको हम 50% शुरुआत में छूट दे रहे हैं, 50% छूट दे रहे हैं। अब इसका देखिए दो फायदा हुआ, उसको बिजनेस में उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, खर्च कम होगा, क्योंकि उसको खर्च कम हो रहा है तो वो भी क्या करेगा, कस्टमर को राहत देगा, वो भी कस्टमर को राहत देगा, और विशेषकर नए बिजनेसमैन को एक जमाने का एक अच्छा मौका मिलेगा। और जब वो कमा रहा है तो आप घर का, अगर आप इसको यहाँ पर छूट दे दिए है, कॉमर्शियल में छूट दे दिए है, तो आपका जो घर वाला जहाँ बिजली बिल जहाँ जनरेट हो रहा है, घर वाला जो है, वहाँ अगर आप बिल ले भी रहे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घर में ऐसे भी कम कंज्यूम होती है, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगी क्योंकि वो कमा रहा है। तो ये चीज़ होना चाहिए आपको, मुफ्त घरों में मुफ्त बिजली के जगह अगर बिजनेसमैन को, खासकर जो नए स्टार्टअप है, जो नए व्यवसाय, उन्हें अगर छूट दिया जाए तो उनका बिजनेस भी चलेगा और फिर घर का बिल वो आराम से देगा। सरकार द्वारा नए उद्यमों का आधार, ठीक है, ये सब में छूट मिलनी चाहिए। वित्तीय सहायता एवं सुरक्षा, सरकार एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा युवाओं को स्वरोजगार प्रारंभ करने के लिए उचित वित्तीय व्यवस्था सहायता उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जा सकता है। आपदा एवं जोखिम स्थितियों में वित्तीय सहयोग कर वित्तीय सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। जैसे एक होता है इंश्योरेंस करवाना, शॉर्ट में इंश्योरेंस करवाइए ना। जैसे इंश्योरेंस की शुरुआत कहाँ से हुई थी कि आज से पहले क्या होता था कि जो मार्ग था व्यवसाय के लिए वो सिर्फ समुद्री था, तो कभी कभी किसी व्यापारी का जहाज डूब जाता था तो नुकसान होता था। तो सारे व्यापारियों ने एक बार हिसाब किताब लगाया और गौर किया कि हम सब मिल करके अगर 100 जहाज में एक जहाज है कि जो डूब जाता है, तो एक सिस्टम लाया इंश्योरेंस का कि अगर एक इंश्योरेंस सिस्टम हो और उसमें सारे 100 जहाज वाले 100 रुपया दे, हर महीना दे, तो जब कभी किसी का एक जहाज डूबेगा तो यही जो जमा किया जाएगा इससे उस बेचारे का पूर्ति किया जा सकता है। बाद में उसको जनरल इंश्योरेंस कहते हैं, बाद में उसी से फिर लाइफ इंश्योरेंस शुरू हुआ। तो इसी तरह एक बिजनेस इंश्योरेंस शुरू करा दिया जाए, जो करना चाहिए कि उसमें क्या होगा कि मान के चलिए कभी कोई ऐसा चीज़ हो गया है कि आपका उस इंश्योरेंस के आधार पर आप लोन ले सकते हैं। पहला, आप जिस हिसाब से इंश्योरेंस देते हैं बिजनेस इंश्योरेंस, आपको लोन मिलेगी, वो मुसीबत में हेल्प करेगा उसको। और कभी आपदा वगैरह आती है तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी, एज ए लोन ही हेल्प मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो जरूर। उद्यमिता को बढ़ाना, स्वरोजगार को गति प्रदान करने उसे सुझाव केंद्र प्रशिक्षण करनी चाहिए। भारत की अधिकांश आबादी ग्रामीण एवं कृषि पर आधारित है। यह ध्यान रखने योग्य है कि कृषि उद्यम को प्रोत्साहित देकर अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जाए। बाजार तक सुगम पहुंच, नए उद्यमी के लिए उत्पादित वस्तुओं की बिक्री हेतु उचित मंच प्रदान करना सरकार के प्रयासों में होना चाहिए। जागरूकता एवं तकनीकी शिक्षा, युवाओं में स्वरोजगार के महत्व के प्रति जागरूकता के विकास दिया जा सकता। उचित सम्मान प्रदान करना, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर नए उद्योगों को उचित सम्मान प्रदान ताकि उसे समाज प्राप्त। निष्कर्षतः उपरोक्त उपायों को संदर्भ में रखकर किए गए प्रयास स्वरोजगार को आकर्षक बनाएंगे, जिससे युवाओं में व्यवसाय के प्रति रुचि जगेगी। सरकारी सहायता वित्तीय जोखिम संबंधी परिस्थितियों के लिए युवाओं को मन को तैयार करेगी। आवश्यकता है कि नीतिगत तरीके से एक रोड मैप बनाकर इस क्षेत्र में प्रयास किया जाए, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को तीव्र गति मिल सके। आज इनका सारा पॉइंट हम लोग फिर देख रहे हैं कि नीरज जी का फिर अब बीच में एक दो कॉपी में गड़बड़ाया गया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर सारा का सारा क्या हो रहा है, फिर वापस अपने ट्रैक पर पकड़ लिए है, पॉइंट टू पॉइंट आज चल भी रहे हैं। ठीक है, जो जितना पॉइंट टू पॉइंट जा रहे हैं टॉपिक पर ही है, ट्रैक से नहीं भटके, और जितना भी चाहे समस्या बताए या सुझाव बताए सब
सटीक बताए, कोई भी इसमें गड़बड़ नहीं है। तो आज जो इनका कॉपी है, आज इनके कॉपी में मिलेंगे 10 में से 7 नंबर। ये शायद अब तक इनके जितने भी कॉपी चेक हुए सबसे हाईएस्ट मिले। तो यही चीज है, शुरुआत में कितना मिलता था, 3 नंबर, 4 नंबर, बहुत होता था 5 नंबर। अब देखिए आगे का कॉपी में क्या हुआ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े मार्क्स बढ़ा। तो यही आंसर राइटिंग रेगुलर प्रैक्टिस की चीज है, आपको सही गाइडलाइन के साथ रेगुलर प्रैक्टिस करना है। फिर जो ये समस्या होती है कि आंसर राइटिंग नहीं होती, वह समस्या कभी नहीं रहेगी। और एक बार आप लय पकड़ लिए ना कि आंसर राइटिंग में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, किस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग देख रहे हैं, तो ये आज का समाप्त हो गया। बीपीएससी, यूपीएससी, जेपीएससी और यूपीपीएससी के लिए आंसर राइटिंग बैच शुरू है। बीपीएससी 70 के लिए जो है स्पेशल टारगेट बैच शुरू किया जा रहा है। जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो एप्लीकेशन, जो हम लोगों का एप्लीकेशन है gurumantra.online या वेबसाइट gurumantra.online में जा करके ले सकते हैं, या फिर वहाँ कॉन्टैक्ट अस में नंबर मिलेंगे, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नई कॉपी के साथ मिलते हैं। क्लास जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।